नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी। और आप इस वक्त देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं, खबरों की खबर का वक्त है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों मैं बिहार में हूं चुनाव की कवरेज के लिए, और ये विशेष एडिशन भी हम इस वक्त खबरों की खबर का पटना से सीधे लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज इस बुलेटिन में बिहार के चुनावों की बात तो होगी ही, उसके अलावा भी कुछ और बड़ी खबरें हैं। आइए सबसे पहले संक्षेप में आज के बुलेटिन के बारे में आपको बता देता हूं। पहली खबर, बड़ी खबर के तौर पे हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो हम बात करेंगे जूते की जात पर। जी हाँ, 2 दिन पहले हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता उछालने की कोशिश की गई। उसके बाद उनकी सेहत को लेकर, उनके हालात को लेकर उनके परिवार के लोग परेशान हैं। उनकी माँ, उनकी बहन परेशान है, वो चिंता कर रही हैं अपने बेटे की, अपने भाई की। लेकिन और लोग ने भी इस मौके पर इस मौके को भुनाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और ये कोशिश करते हुए सबसे आगे अगर कोई दिखाई देता है तो वो देश के राजनेता हैं। कि वो राजनेता इस जूते में अब धर्म को देख रहे हैं, जात को देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताऊंगा। शर्त वही है, रात 11 बजे तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगली कहानी जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कफ सिरप को लेकर, जो हमारी बड़ी कवरेज लगातार चल रही है। जानलेवा कफ सिरप जो बच्चों की जान का दुश्मन बना हुआ है, आज एक और चौंकाने वाला खुलासा हम करेंगे। एनडीटीवी की विशेष पड़ताल आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप भौंचक के रह जाएंगे कि हम आज भी क्या अंधेर में जी रहे हैं। क्यों हमारे देश में कानून को नहीं माना जाता और क्यों सब आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। बड़ी खबर इसी बुलेटिन में रात 11 बजे तक हमारे साथ बने रहिएगा। और तीसरी खबर जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एक और इंटरेस्टिंग खबर है। अक्सर हमने देखा है कि जब हीरोइन या लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं या अंग प्रदर्शन करती हैं तो उस पर विवाद होता है। लेकिन इस बार विवाद बिल्कुल उल्टा है। इस बार ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए, कपड़े पूरे पहनने के लिए, यहाँ तक कि सर पर पल्ला रखने के लिए भी एक विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद के केंद्र में है जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। उनके पहनावे पर तमाम आपत्तियां की जा रही हैं। क्या है पूरी खबर और क्यों ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है, बात करेंगे इसी बुलेटिन में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन शुरुआत करूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका अपडेट आपको दे देता हूं। लखनऊ यूपी में कानपुर में एक बम ब्लास्ट की खबर है। 2 स्कूटी में एक साथ बम ब्लास्ट हुआ है, 6 लोग घायल हुए हैं। देर शाम की ये घटना है और जिस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है वो काफ़ी भीड़ भाड़ भरा इलाका है। उस इलाके के पास ही रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। ऐसे में ये साजिश है या कोई हादसा है, इसमें अब पड़ताल चल रही है। और अपडेट के लिए आपको अपने सहयोगी रणवीर के पास ले चलता हूं। रणवीर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? अरुण अग्रवाल माफ करिएगा, रणवीर नहीं है मेरे साथ, अरुण अग्रवाल जुड़ रहे हैं हमारे एक और सहयोगी। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास? कानपुर में क्या स्थिति है इस वक्त? ये जो विस्फोट हुआ है आज 7:15 बजे करीब शहर की सबसे घनी आबादी मूलगंज इलाके में हुआ है। अब तक 8 लोग घायल हो चुके हैं। अरुण अग्रवाल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि वो बता रहे थे, 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। शहर के भीड़ भाड़ भरे इलाके मूलगंज में ये ब्लास्ट हुआ है। 2 स्कूटी में एक साथ ब्लास्ट हुआ है, 2 स्कूटी में। इसीलिए कहीं ना कहीं साजिश की आशंका जहन में आती है। पुलिस जांच में लगी हुई है। हम अरुण के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त कानपुर में है। अरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण अग्रवाल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं कानपुर के पास, कानपुर में माफ़ करिएगा, मूलगंज इलाके में ब्लास्ट हुआ है। और जो इलाका है, जैसा कि वो बता रहे थे, ये मरकज़ मस्जिद के पास का ये इलाका है। भीड़ भाड़ भरा इलाका है, कई बड़े बाज़ार इस इलाके में हैं। इस इलाके में अक्सर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी देखी गई है। और ये इलाका रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने की कोशिश आगे भी करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस खबर को यहाँ पे थामते हुए आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। और ये बड़ी खबर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, मैं बिहार में हूँ और बिहार से इस खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर मेरे दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ग्राफिक्स देख रहे होंगे।
ग्राफिक्स चलेंगे जो दोनों गठबंधन जो बड़े हैं, एनडीए हो या इंडिया हो, उसकी स्थिति बयां कर रहे हैं। दोनों गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसकी कितनी डिमांड है, क्या खबर इस वक्त तक चल रही है, क्योंकि अभी तक औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है दोनों गठबंधन में कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो अभी तक जो माना जा रहा है वो आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं। सहयोगियों को बनाने की कोशिशें चल रही हैं। अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज़ हैं, दीपांकर भट्टाचार्य नाराज़ हैं, और अगर मैं एनडीए की बात करूं तो वहाँ चिराग पासवान की अपनी शर्तें हैं। जीतन राम मांझी तो खुलकर सामने आ गए हैं और साफ साफ उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, पब्लिक में आके बयान भी दे दिया कि उनको अपनी पार्टी की मान्यता करानी है, इसीलिए ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। वो जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो चिराग पासवान जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि उनको अधिक सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि अधिक सांसद उनके जीत के आए थे 2024 के चुनावों में। क्या है ये पूरा मामला? शेयरिंग को लेकर इस पर हम बातचीत करते लेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कम नहीं चल रहा है दोनों गठबंधनों में। आइए नजर डाल लेते हैं। बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में कहानी एक जैसी है। एक को संभालो तो दूसरा बिगड़ जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सुबह 11:41 पर यह बात सबूत के साथ प्रमाणित कर दी। सोशल मीडिया के रास्ते चुनावी संग्राम में कुरुक्षेत्र का समावेश करा दिया। मांझी का पोस्ट देखिए, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। मांझी ने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता से लाइनें उठाई और 5 ग्राम को 15 ग्राम में बदलकर जता दिया कि 15 सीट से कम पर बात नहीं बनेगी। तो क्या मांझी वाकई एनडीए में महाभारत की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो केवल मांझी ही दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल अपनी मांग को जायज ठहराने के लिए वो पिछले विधानसभा चुनाव का स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी। हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 15, 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। जैसी डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं, वैसी ही मांग चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर भी कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट का कमाल दिखा चुके चिराग को लेकर कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी के लिए वो 40 से 45 सीट चाहते हैं। इसी मसले पर एनडीए से उनकी नाराजगी की बातें भी कही जा रही थी, लेकिन चिराग कैमरे पर आए तो साफ इनकार कर दिया। बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूँ, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ खड़े चिराग ने चुनाव अपने दम पर लड़ा था। तब उन्होंने 137 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी, यानी स्ट्राइक रेट सिर्फ 0.72 रहा। लेकिन जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए के साथ थी। उसने 7 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 4 सीट जीती थी। इस लिहाज से उसका स्ट्राइक रेट 57% से ज्यादा रहा। जीतन राम मांझी इसी आधार पर अपने लिए 15 सीट ज्यादा मांग रहे हैं और मांग पूरी न होने पर चुनाव न लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं।
15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले उसमें चुनाव मैदान में नहीं, उतरेंगे उसमें या चुनाव नहीं लड़ेंगे? 2 ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना ये। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि किसी तरह की नाराजगी नहीं है। चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं। फिर सवाल है कि एनडीए ने अब तक पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं किया? इतना लंबा आपका अलायंस है आप दोनों पार्टियों का, इनफैक्ट अब तो मांझी जी भी हैं, पासवान साहब भी हैं, अभी तक सीट क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर पा रहे हैं? किस बात को लेकर अड़चन है? क्या डर है कि बागी हो जाएंगे, दूसरी खेमे में चले जाएंगे? कुछ नहीं है, अभी तो चुनाव घोषित हुआ है, बैठकें हम लोगों की पहले से तय थी। हम लोग समझ रहे थे शायद 10 तारीख के आसपास ऐलान होगा, लेकिन 10 से पहले हो गया। बातचीत चल रही है, हमारे सब सहयोगी दल हैं। जब लोकसभा में भी ऐसे ही डिमांड तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन चूंकि सारे हमारे सहयोगी दल परिपक्व हैं और एनडीए सदा कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि जो एनडीए के साथ रहे हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाने में कोई समस्या रही है। तो जो आपके छोटे दल हैं वो बहुत उम्मीदें रख रहे हैं। मांझी साहब हो गए, चिराग साहब हो गए, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। मांझी साहब ने तो आज ट्वीट भी कर दिया और लिख दिया कि उनको कम से कम 15 सीटें चाहिए। चिराग पासवान भी 35-40 सीटों की बात कर रहे हैं। मांगना, देखिए, जो भी सहयोगी दल हैं वो सीटें अधिक से अधिक मांग रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होती है टेबल पर बैठ करके तो एक संतोषजनक रास्ता निकलता है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। एनडीए में सीटों पर खींचतान के सवाल को बेहद संजीदगी से टालकर आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल है कि चिराग और मांझी की डिमांड को बीजेपी क्या वाकई दलों की स्वाभाविक आकांक्षा मानकर चल रही है, या चिराग और मांझी की डिमांड ने वाकई एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों दलों की अपनी अहमियत है। बिहार में करीब 3% महादलित वोटर हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर इस वोट बैंक पर असर रखती है। अगर वो अलग होते हैं तो एनडीए को गया और जहानाबाद जैसे मुसहर बहुल क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। बिहार में करीब 9% पासवान वोटर हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का इस वोट बैंक पर ठीक ठाक असर है। अगर चिराग अलग होते हैं तो एनडीए को 7 से 8% वोट का नुकसान हो सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि चिराग और मांझी का साथ छूटा तो एनडीए को कम से कम 20 सीटों पर नुकसान हो सकता है। लेकिन चिराग कह रहे हैं कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गठबंधन में सब ठीक ठाक है। मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। चिराग पासवान जिस सही फैसले की बात कर रहे हैं वो सही फैसला क्या होगा? सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स कर दिया है। इसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीएम फेस नीतीश कुमार है, इसलिए बीजेपी की सीट संख्या जेडीयू से 1 कम हो सकती है। वो 101 या 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान भले ही 40 से 45 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 20 से 25 सीट मिल सकती है और मांझी की पार्टी को 8 से 10 सीट दी जा सकती है। मांझी को यह सीट बीजेपी अपने खाते से देगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी बीजेपी अपने ही खाते से 5 से 7 सीट दे सकती है। बताया जा रहा है कि वक्त चाहे जो लगे, लेकिन 1-2 सीटों के अंतर के साथ कमोबेश इसी फॉर्मूले का एनडीए की तरफ से ऐलान किया जाएगा। तो जैसे आपने देखा, एनडीए के लिए अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बड़ा चैलेंज बने हुए हैं इस सीटों के बंटवारे को लेकर, तो वहीं जो इंडिया ब्लॉक है, जो को महागठबंधन के नाम से भी बिहार में जानते हैं, वहां भी परेशानियां कम नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसका स्ट्राइक रेट पिछली बार खराब रहा था, उसको लग रहा है कि इस बार उसको कम सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए वो अपने आप को असर्ट कर रही है और ज़्यादा जोर से, तेजस्वी से सीटें मांग रही है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक सीटों पर लड़ेगी, 130 से 135 सीटों पर। लेकिन साथ में
लेफ्ट पार्टियां, खासकर दीपांकर भट्टाचार्य की CPI-ML, वो भी जो सीटें उनको पिछली बार 19 ऑफर की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं। मुकेश सहनी एक और बड़ा फैक्टर है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, मल्ला कम्युनिटी से आते हैं, VIP पार्टी का नाम है। उन्होंने तो साफ कह दिया है, बहुत बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में, कि भले ही मेरी सीटें आप कुछ कम कर दीजिए पर सरकार अगर बनी तो मैं डिप्टी CM बनूंगा। और इस बात को वो कई दिनों से पब्लिकली बोलते आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को महागठबंधन का डिप्टी CM ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अपने लेवल पर अनाउंस कर दिया है। तो ये एक नया चैलेंज वहां पर तेजस्वी यादव को झेलना पड़ रहा है। और इन सब के बीच में गठबंधनों में बैठक का दौर जारी है। क्या चल रहा है महागठबंधन में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही महागठबंधन के नेता पटना से दिल्ली तक बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। इसके बावजूद ऑल इज वेल का नारा जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। कब तक सीट शेयरिंग फाइनल होगा? कहाँ मामला फंसा हुआ है आप लोगों के बीच में? नहीं, सीट शेयरिंग की डेट में आपकी दिलचस्पी है या फंसे होने में दिलचस्पी है? क्योंकि दोनों सवाल के निहितार्थ अलग अलग हैं। अव्वल तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी अलायंस, चाहे हमारा हो या उनका हो, कई पार्टियां मिलकर अलायंस बनाती हैं। अगर अलग अलग पार्टियां ना होती, एक पार्टी होती, तो कभी ये सवाल होता भी नहीं। हर पार्टी की दिलचस्पी होती है कि मेरा फुटप्रिंट थोड़ा पहले से ज़्यादा हो जाए। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं जिनके साथ एक लंबा रिश्ता रहा है संघर्ष का, उनका मानना है कि कलेक्टिव फुटप्रिंट हमारा बढ़ना चाहिए। यानी बिहार में जो बदलाव की बयार है उसका फुटप्रिंट बढ़े। और इसलिए ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी। इधर आरजेडी का बयान आया, उधर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आगे गए, बोले सीट 14 हो या 44, डिप्टी CM मैं बनूंगा। अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगा, CM तेजस्वी होंगे, डिप्टी CM एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी CM होंगे। 14 सीट पे मान जाएंगे? वो कितना 14 है या 44 है वो आप सब के बीच में समय आएगा तो बता दिया जाएगा। हालांकि ये बयान देने के बाद मुकेश सहनी ने भी मान लिया कि महागठबंधन में सीटों का पेच अभी फंसा हुआ है। मतभेद शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि 10% सीटों पर फैसला बाकी है। सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा। और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है, 10% चीज है कुछ सीट को लेके, कुछ चीजें को लेके, वो हम लोगों को लगता है आज या न तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में। हालांकि बिहार के लिए कांग्रेस ने जिन तनुज पुनिया को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया है वो सिर्फ 1 से 2 सीटों पर चर्चा की बात कह रहे हैं। सहमति बन रही है सभी पार्टियों, सभी दलों के बीच में और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही मेलजोल के भाव से ये तय कर लिया गया है। और फाइनली जो 1-2 बची हैं जिसके ऊपर चर्चा चल रही है वो फाइनल हो जाएगा अभी। सवाल ये है कि VIP के मुकेश सहनी और कांग्रेस के तनुज पुनिया के बयानों में अंतर क्यों है? मुकेश सहनी अभी से डिप्टी CM की पोस्ट पर दावा क्यों ठोक रहे हैं? और सवाल ये भी है कि सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले के ऐलान से पहले कांग्रेस उम्मीदवार तय क्यों कर रही है? लगभग 25 सीट CEC ने माननीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में, चेयरपर्सन साहिबा के मौजूदगी में और LOP साहब के मौजूदगी में 25 लोगों का नाम क्लियर किया गया है। और कुछ और लोगों का डिस्कशन हुआ था और फिर अगला जब भी बैठक होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर जारी मंथन के बीच कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई। पार्टी की इस बैठक में बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी बैठक में बिहार के लिए 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए। सवाल है कि क्या महागठबंधन में सीटों के पेच ने ही कांग्रेस को सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवार तय करने को मजबूर कर दिया? क्या कांग्रेस पहले उम्मीदवार तय कर आरजेडी पर प्रेशर बढ़ाना चाहती है?
जवाब के लिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीट जीती थी और 44 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। उसका स्ट्राइक रेट करीब 27% रहा। इस बार कांग्रेस अपने लिए 70 सीट मांग रही है, लेकिन माना जा रहा है कि उसे सिर्फ 55 से 62 सीट मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पिछले विधानसभा चुनाव में 13 सीट पर लड़ी थी और सिर्फ 4 सीट उसने जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट करीब 31% रहा था। मुकेश सहनी की वीआईपी ने इस बार 70 सीटों पर बात शुरू की थी, लेकिन उसे भी 20 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। सीपीआई-एमएल 19 सीट पर लड़कर 12 सीट जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट करीब 63% रहा था। इसी आधार पर वो 29 सीट मांग रही है। उसे कितनी सीट मिलेगी ये पक्का नहीं है, लेकिन मुश्किल ये भी है कि वो जिन सीटों पर दावेदारी जता रही है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर आरजेडी चुनाव लड़ती रही है। सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से बस एक आध दिन में फाइनल सब कुछ हो जाएगा और इस बार थोड़ा बड़ा गठबंधन है पिछले बार की तुलना में। महागठबंधन का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आरजेडी के पास है, इसलिए आरजेडी इन तमाम बयानों को सतर्कता से सुन भी रही है और संभल कर बयान दे भी रही है। जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है और इस बार बिहार की जनता इधर से परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने सरकार बदलने का काम करेंगे। तेजस्वी सीट शेयरिंग पर फंसे पेज पर पूछे गए सवाल को इग्नोर करके आगे भले बढ़ गए, लेकिन गठबंधन के बाकी नेता कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। हम उन सभी कांग्रेस के ट्रेडिशनली सीट परंपरागत रूप से जो मजबूत सीटें थी और हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद फर्स्ट सीईसी के बैठक में अपने सीटों का, अपने उम्मीदवारों के नामों के मोहर लगवा दी। ज्वाइंटली हम लोग बैठेंगे और तब आपके बीच वो सारे सीटों की खुलासा करेंगे। 3 दिन के अंदर ही अनाउंस करना है, टाइम कहाँ है? वही तो टाइम का है, यही तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कब होगा? पार्टी को मालूम है चुनाव का आखिरी डेट कब है और पहला फेज कब है। कितना समय लगेगा? मैं सीरियस नोट पे आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 to 3 days। और जब सीटों का ऐलान होगा क्या उसी में ये भी ऐलान होगा कि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी? सारा अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे, श्योर। तो देखा आपने बिहार में राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है। तो बिहार में इस वक्त 3 मोर्चे दिखाई दे रहे हैं इस चुनावी मौसम में। एक मोर्चा तो गठबंधनों का हो गया कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कौन सी पार्टी कितने पे लड़ेगी। एक मोर्चा आप नेताओं का कह सकते हैं जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाने में, जताने में संकोच महसूस नहीं कर रहे कि उनको क्या चाहिए चुनाव के बाद। तो तीसरा मोर्चा जो है वो है वोटर का। आखिरकार वोटर जिसके जरिए नेता का और गठबंधन का भविष्य तय होना है, उस वोटर का भविष्य क्या है, क्योंकि वोटर की लड़ाई तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। एसआईआर के मामले को लेकर जिन लोगों के नामों की छटाई की चुनाव आयोग ने, उनके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर, वो कल पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा चुनाव आयोग। लेकिन क्योंकि एनडीटीवी इंडिया सबसे भरोसेमंद चैनल है और क्योंकि एनडीटीवी इंडिया की खासियत रही है सबसे भरोसे की चीज़ सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो जो चीज़ कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बताने वाला है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तीन 3,66,742 बिहार की वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए हैं उनके बारे में चुनाव आयोग जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा वो एनडीटीवी इंडिया अपने दर्शकों को पहले ही बता देगा। तीन 3,66,742 नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इनमें से 3,30,000 वोटर यानी कि 90% वोटर्स के नाम फॉर्म 7 मिलने के बाद काटे गए हैं और बाकी के करीब 35,000 यानी 10% नाम कागज की कमी या कागज न दे पाने की वजह से काटे गए हैं।
बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंस रिवीजन यानी SIR के बाद 7.43 करोड़ मतदाताओं का नाम जारी कर दिया है और ये वो मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। वोट की तारीख भी घोषणा हो गई है। 6 और 11 तारीख को मतदान है और 14 तारीख को परिणाम आएंगे। इन सब के बीच फॉर्म 7 का काफ़ी बार जिक्र हुआ। आखिर फॉर्म 7 होता क्या है? ये है फॉर्म 7। देखिए, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म 7 के जरिए ही कोई भी मतदाता किसी भी मतदाता के खिलाफ वोट नाम काटने की अपील दे सकता है, लेकिन बशर्त ये हो कि जो मतदाता अपील कर रहा है वो भी उसी इलाके के, उसी विधानसभा क्षेत्र का हो। कई बार इस फॉर्म का उपयोग करके जो परिजन है किसी मृत होने के कारण या कोई शिफ्ट होने के कारण इस फॉर्म का उपयोग करते हैं और इसमें लिखा भी गया है कि डेथ या शिफ्टिंग में इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है और उसके बाद ही चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए इसका उपयोग करता है और उसके बाद एक प्रॉपर फील्ड वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद नाम काटा जाता है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि वोटर लिस्ट में कौन, कैसे और किसका नाम काट या कटवा सकता है। भारत में इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन काटने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन। नाम काटने के लिए आपको फॉर्म 7 का फॉर्म का उपयोग करना पड़ता है, जिसके मतलब है कि या तो डेथ होने जाने के या शिफ्ट होने के कारण ही आपको फॉर्म 7 दिया जा सकता है। और फॉर्म 7 या तो मतदाता खुद दे सकता है या उसके परिजन दे सकते हैं या उस इलाके में रहने वाले कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को लगता है कि इस मतदाता का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है। ऑब्जेक्शन देने के बाद BLO के पास ये ऑब्जेक्शन जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर इसकी जाँच करता है। उसके बाद जांच के बाद वो रिपोर्ट जो है ERO यानी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर जो होता है, SDM लेवल का अधिकारी होता है, उसके पास जाता है। SDM लेवल का अधिकारी उस पूरे मामले की तहकीकात करवाता है, फील्ड विजिट होता है, ग्राउंड पे जाके वेरिफिकेशन होता है और जिस मतदाता का नाम काटना है यानी जो पीड़ित है उसको मौका दिया जाता है कि वो आए, अपना पक्ष रखे कि क्यों नहीं आपका नाम काटा जाए, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ये पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है और पाया जाता है कि अगर वोटर यहाँ नहीं रह रहा है या शिफ्ट हो चुका है, उसका नाम फिर जाके काटा जाता है। और काटने की सिर्फ यही 2 प्रक्रिया है। चुनाव आयोग खुद से नाम नहीं काटता है। वो नाम काटने की प्रक्रिया चुनाव आयोग जब अपनाता है जब SSR होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, या जो हाल ही में हुआ SIR, उसी के जरिए नाम काटा जाता है। नाम काटने के बाद अमूमन जो वोटर होता है वो खुद ही नाम चेक करते हैं उनका नाम है या नहीं। आयोग इसका नाम काटने के बाद ये जानकारी नहीं देता कि आपका नाम कट चुका है, क्योंकि वो नाम काटने से पहले ही मतदाता को नोटिस देता है और नोटिस के बाद ही उसको नाम काटा जाता है। इससे पहले बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने 29,66,742 लोगों के बारे में जानकारी दी थी जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटने का दावा किया गया है और जिसका विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ERO, DO और CO के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। अब आपको बता देते हैं कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और वहां क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस अपने डायस पर थे और नीचे बारी बारी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर, निजाम पाशा सर पर अपनी दलील रख रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख थी 3,66,742 मिसिंग वोटर पर चुनाव आयोग से सवाल कि ये वोटर कहां हैं, इनका नाम, पता और डिटेल्स कहां अंकित हैं, इनके नाम किस आधार पर काटे गए, क्या नाम काटने से पहले नोटिस दिया गया, इनके बारे में जानकारी कहां अपलोड की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी आरोपों का जवाब दे रहे थे। इसके अलावा वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह भी SIR के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि जिनके नाम कटे हैं उनमें से कोई नाम या जानकारी मौजूद है, कोई 100 या 200 लोग ऐसे हैं
जिनके नाम कटे हों और जो आकर हमें ये बताएं कि उनके नाम काटे गए हैं। इस पर एसआईआर विरोधी वकीलों ने कहा कि आयोग ने कोई दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए जिसके नाम कटे हैं उसके पास हलफनामा दायर करके नाम काटने की शिकायत करने का कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 3,66,742 में से एक भी आदमी ने नाम कटने की शिकायत चुनाव आयोग के पास हलफनामे पर नहीं की, न ही किसी राजनीतिक दल ने ऐसा किया है। 2 लोगों ने 30 सितंबर से पहले दावा किया था, लेकिन अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। सर के बाद जो 18 लाख वोटर जोड़े गए, उनमें से ज्यादातर नए वोटर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जोड़े गए नए नामों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आयोग ने पहले 65 लाख नाम काटने की जानकारी दी थी। ये 3,66,000 उसमें से हैं या अलग हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ADR यानी सर का विरोध करने वाली संस्था हलफनामे पर अपनी शिकायत दे और चुनाव आयोग उन 3,66,000 नामों की जानकारी कोर्ट में जमा करे जिनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। और जैसा कि हम आपके साथ बार बार बोलते और बताते आए हैं कि एनडीटीवी इंडिया देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है और मैं सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर आपके सामने रोज़ एक खबर को लेकर आ रहा हूं। और वो खबर है जहरीली दवा की, उस कफ सिरप की जिससे कई सारे मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। सबसे पहले खबर दिखाई राजस्थान में 3 बच्चों की जान गई, फिर ये मध्य प्रदेश में खबर पहुंची, वहाँ 20 बच्चों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में जिस जहरीली दवा से बच्चों की जान गई वो कॉल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो DS थी, और राजस्थान में जिस दवा का नाम आया सामने वो डेक्स्ट्रो मेथॉर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, ये उसका नाम था। अब करीब 10 राज्यों में इस दवा को प्रतिबंधित किया जा चुका है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी शुरू कर दी है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को दवा नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस बीच में NHRC ने भी जांच अपनी शुरू कर दी है। लेकिन आज इस जहर के खेल का बड़ा खेल हम बेनकाब करने वाले हैं। आप हमारे इस खबर को ध्यान से देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे बच्चों की जीवन के साथ खिलवाड़ चल रहा है एनडीटीवी इंडिया की इस खास पड़ताल में। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मौत का सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का शेसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर, यहां पर अब ताला लगा है। राजस्थान के जयपुर में मौत की दवा डेक्स्ट्रोमेथाफोन हाइड्रोब्रोमाइड बनाने वाली फैक्ट्री केशंस फार्मा लिमिटेड पर भी ताला है। लेकिन दोनों प्रदेश में बच्चों की जान लेने वाली इन 2 फैक्ट्री में जो बन रहा था, नाम बदलकर वैसी ही दवाई अभी भी देश के कोने कोने में बन और बिक रही है। एनडीटीवी इंडिया ने इस अंधेर की जमीनी रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बाद लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। ड्रग कंट्रोलर्स की टीम भी लगातार अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर सर्चिंग का काम कर रही है। इस बीच कफ सिरप्स पर जो खासतौर पर बच्चों को दी जाती है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, फिनाइलफ्राइन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको लेकर 2023 का एक आदेश है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ये पहले ही कहा था 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप ना दिए जाए। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। क्या ये कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो मार्केट में आता है अभी? हाँ, आता है। कौन से ब्रांड्स हैं जो इसको बनाते हैं और ये किस काम आता है? सेंश्योर कंपनी बनाती है जो कि एंटी कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम के काम आता है। तो ये भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर मिलती है? जी बिल्कुल। कब से लगभग इन दवाओं की बिक्री हो रही है, मतलब मध्य प्रदेश या भोपाल में बात करें हम, आप लोगों के पास कब से आ रही है? काफ़ी टाइम से, बहुत पुराना मॉलिक्यूल, बहुत पुराना ब्रांड है ये। बहुत पुराना ब्रांड है। और भी ब्रांड से इसमें ये कॉम्बिनेशन है? हाँ, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ कंपनियां बनाती हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिप जैसे सिरप भोपाल में नहीं? ड्रिप जैसे कोई सिरप नहीं भोपाल में। राजस्थान का चिकित्सा विभाग कहता है कि वो जागरूकता अभियान चला रहा है, सरकार की तरफ से मुफ्त दवाएं दे रहा है, लेकिन सरकार में भी डेक्स्ट्रामेथोर्फिन दी गई और बच्चों के लिए, जबकि डेक्स्ट्रामेथोर्फिन नहीं होती है। इसमें भी
पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, फिनाइलफ्राइन का कॉम्बिनेशन है और क्लोरोफेनाइन का भी कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है। ऐसे में जागरूकता तो लानी चाहिए, लेकिन चिंता ये होती है कि जो ये कंपनियां हैं वो परमिशन उनको होनी चाहिए, जीबी सर्टिफिकेट जो उनके पास होना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट ले रही हैं? सूरजपुर के दुकानों में बड़ी ही आसानी से ऐसे कफ सिरप आपको दिखाई दे देंगे। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दवाई दुकान है जहां पर ना मेरे पास पर्ची है ना कोई परमिशन है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं आस्थाकाइन डीएक्स की जो डेक्स्ट्रोमेथाफेन जो फार्मूला है उसकी एक दवाई मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई। मैं इस समय रीवा के अस्पताल चौराहे के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दवाइयों की दुकानें हैं, लेकिन दवाई की दुकान में सन्नाटा ये बताने के लिए पर्याप्त है। छिंदवाड़ा के बाद हालात पूरी तरीके से यहाँ पर सामान्य तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कतई सामान्य नहीं है। यहाँ पर कफ सिरप बिल्कुल नहीं मिल रही है। जो एंटी कोल्ड सिरप है, कफ सिरप है, उसको नहीं देना है बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से जो नीचे हैं, और जो भी गुड्स रखा हुआ है वो कंपनी को वापस किया जाए। जिसके तहत आज हम जो है पड़ताल में निकले हैं कि कोल्ड्रिक और नेस्ट्रो डीएस ये 2 कफ सिरप है, क्या यह हमारे बिलासपुर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो आज से नहीं है या पहले भी नहीं थे, इस चीज़ की हम जानकारी लेंगे। जो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप है और नेस्टो डीएस प्रकार के कप सिरप आते हैं, हाँ जी, इसके स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपके पास है? नहीं, हम लोग तो मंगाते ही नहीं है इसको जी। और शायद पूरे छत्तीसगढ़ में इसके कोई भी बैच का आया नहीं, सप्लाई नहीं हुआ है, और इस टाइप की सिरप हम लोग बेचते भी नहीं। बहुत ही प्रचलित दवा है। आमतौर पर जब भी किसी को खांसी होती है, खासतौर पर बच्चों को, तो ये दवा दी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, इस कॉम्बिनेशन की जो दवा है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ये सिरप देनी चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन भी बैन है कि वो बहुत छोटे बच्चों को नहीं पिलाई जा सकती है। लेकिन फिर भी आप देखिए, दिल्ली में हूँ मैं, किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हूँ, और दिल्ली के सारे मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। पूछा भी नहीं जा रहा है कि किससे कितने उम्र का बच्चा इसको पिएगा। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिन भी जिलों में जो कफ सिरप बनाती हैं, उनके यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल और रॉ मटेरियल, और उसमें जो एडिटिव यूज हुए जाते हैं, जैसे ऑर्बिटाल जो मीट उसको स्वीटनर के तरह यूज करते हैं, ग्लिसरॉल यूज करते हैं, या जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं, उन सब का भी सैंपल लेना है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी आती है इथिलीन ग्लाइकॉल का एडिटिव से ही आती है। तो इन सब की सैंपलिंग लेकर करके भी हम लोग लैब को भेज रहे हैं। जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल है, व्हाट आई हैव गॉट टू द माय इंफॉर्मेशन, कम्स इन कफ सिरप्स, एंड कुछ ऐसे में जहाँ पे फ्लेवरिंग में स्वीटनेस आना है, और मोस्टली वो थिकनेस एंड वो कंसिस्टेंसी जो कफ सिरप टाइप का कंसिस्टेंसी होता है, ऐसे मेडिकेशंस में आते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन डूइंग अ इंस्पेक्शन ऑन दोज, एंड देन मीनवाइल जो भी हमारे लिए बाहर के, बिकॉज इतना बड़ा हमारा राजस्थान का राज्य है, हर एक फॉर्मुलेशन को शायद हम टच नहीं कर पाए ग्राउंड लेवल पे। सो वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड एन इंस्ट्रक्शन इन विच वी हैव टोल्ड एनीवन हु एंटर्स राजस्थान, एनी अदर मेडिसिन विच इज़ एंटरिंग राजस्थान विच माइट हैव पोटेंशियल ऑफ हैविंग DEG, हमने उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको हमने लेटर लिख दिया कि वो जब तक उसका टेस्ट करके एनेबल एक्रेडिटेड लैब में जब तक वो नहीं बताएंगे कि उसमें क्लियर है, उसको वो फर्दर नहीं भेजेंगे। 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार का आदेश आया था, जिसमें 4 साल से छोटे बच्चे को क्लोरफेनिरामाइन मिलेट 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप न दिए जाने के दिशा निर्देश थे। दवा के लेबल पर अनिवार्य रूप से बच्चों के लिए चेतावनी लिखी थी, लेकिन दिशा निर्देश लागू नहीं हो सके। दवा कंपनियों ने लेबल नहीं बदले, राज्य सरकारों ने भी रोक नहीं लगाई या कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की मांग है कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करे। सिरप की नहीं है, यहाँ कफ सिरप के अंदर कंटामिनेशन की है, जो कि
दवा कंपनी जो ये दवाइयाँ बनाती हैं वहाँ पे सस्ता अल्टरनेटिव यूज़ करती हैं सॉल्वेंट के तौर पे। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की जगह डाइथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ कर लिया जाता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है, जिससे कि किडनी फेलियर होता है और होश खराब होता है और बच्चों की जान चली जाती है। तो वो अगर कंटामिनेशन हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रग रेगुलेटर्स की है कि उन्हें चेक करके पकड़ा जाए और इस तरह के दोबारा से इंसिडेंट्स ना हो। थॉरफेन जो है जनरली ड्राई कॉफ के लिए एज कफ सप्रेसेंट यूज़ होता है, और वो भी सिवियर अगर हो खांसी और बड़े बच्चों के अंदर तो आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसका भी अगर सेफ यूज़ है कि आप सही मात्रा में दवा यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन बी सेफली गिवन। जो क्लोरफेनारामीन और दूसरी फिनाइलफ्रीन है ये डीकंजेस्टेंट की तरह यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ज़ुकाम के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़ुकाम और खांसी के लिए। वहाँ पर भी ये बड़े बच्चों में अगेन 2 to 4 ईयर्स से ऊपर अगर बच्चे हैं वहाँ सेफली इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन द राइट डोजेस। द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने कंपनियों से मांग की है कि कफ सिरप के ऊपर चेतावनी लिखी जाए। भारत सरकार के गैजेट का हवाला देकर कहा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप न देने वाली चेतावनी कफ सिरप में भी लिखी जाए। देश भर के सभी केमिस्ट को भी इस बारे में जागरूक रहने के लिए कहा गया है। और अब आपको इस जहरीली दवा के बारे में एक और अंधेर वाली खबर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। मध्य प्रदेश में दवाओं के जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनको साधारण डाक से रवाना किया गया। जी हाँ, साधारण डाक से। जब तक ये प्रदेश की प्रयोगशाला में पहुंचेंगे तब तक बाहर सा बड़ा सा बोर्ड लगा हो सकता है कि आप कतार में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की लैब की क्षमता उतनी नहीं है कि कई सारे सैंपल्स की वो जांच कर सके। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से हमारी ये खास पड़ताल। जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो सामान्य तौर पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने की परंपरा रही है। जब उनको नागपुर ले जाने की कंडीशन में आए थे, जब बच्चे के चेहरे पे आँख के नीचे हल्की सूजन दिखने लगी थी। वो दवाई पिला है उसके पास की, जब से बच्चे ने खाना भी छोड़ दिया। इन 20 मासूम जानों के साथ आपराधिक लापरवाही सिर्फ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने नहीं बरती, बल्कि हर स्तर पर हुई। स्वास्थ्य मंत्री खुद 1 और 3 अक्टूबर को कफ सिरप को क्लीन चिट देते रहे। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। तब तक चेन्नई की लैब ने 2 दिन में जांच करके सिरप में जहर की पुष्टि कर दी। तमिलनाडु में दवा पर बैन भी लगा दिया। मध्य प्रदेश सरकार दावा ही करती रही कि उसने दवाओं की जांच करवाई, दोषियों पर कार्रवाई की और बच्चों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन हकीकत सुनकर आप चौंक जाएंगे। छिंदवाड़ा से 300 किलोमीटर दूर भोपाल सैंपल भिजवाने में ही 3 दिन लग गए। 19 सितंबर को नागपुर से जानकारी मिलते ही 22 सितंबर को विशेषज्ञों की टीम छिंदवाड़ा भेजी गई। 26 से 28 सितंबर तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राज्य सरकार, NHM की टीमों ने सैंपल लिया। नागपुर की मेट्रो सर्विलांस यूनिट ने अलर्ट किया। बच्चों की रीनल बायोप्सी में किडनी में जहर का पता लग गया। 29 सितंबर की शाम को छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सिरप पर जिले में बैन लगा दिया, लेकिन प्रदेश में इसकी बिक्री जारी रही। 1 अक्टूबर को नेस्ट्रोडीएस और कोल्ड्रिप सिरप पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को खत लिखा गया। 3 अक्टूबर को तमिलनाडु से रिपोर्ट आई कि कोल्ड्रिप सिरप अमानक है। 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिप के वितरण पर रोक लगा दी गई। ये सब हो रहा था, लेकिन 29 सितंबर को ड्रग इंस्पेक्टर्स ने सैंपल भोपाल भेजे, लेकिन इसे इमरजेंसी नहीं मानकर सरकारी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया। कई सैंपल्स जो हैं ये खबर आई कि वो भेजने में देरी हुई, कई बार रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया गया। क्या इस संबंध में भी आप लोग देख रहे हैं? जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो सामान्य तौर पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने की परंपरा रही है, परंतु इस प्रकार के जब अत्यावश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब जो भी सैंपल करता अधिकारी हैं उनको सीलबंद करके और विशेष विभाग के माध्यम से भेजना चाहिए तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए। ये सभी अभी जांच के विषय हैं और जिन्होंने भी इस संबंध में विलंब किया है या कि तो उस संबंध में राज्य शासन ने उनको निलंबित किया है और जांच में ये सब सामने आएगा।
लापरवाही एक विषय है, दूसरा मध्य प्रदेश की लचर स्वास्थ्य और जांच व्यवस्था। मध्य प्रदेश में दवा जांच के लिए 3 लैब हैं, जिसमें सालाना 6000 सैंपल तक ही जांचे जा सकते हैं। अभी वहां 5500 सैंपल पड़े हुए हैं। राज्य में 80 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो हर महीने कम से कम 5 सैंपल लेते हैं। एक सैंपल जांचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ऐसे में अभी जिन दवाओं को संदिग्ध माना जा रहा है, उसकी जांच में ही 12 से 13 महीने लग जाएंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग लैब्स में सालाना जांच की क्षमता कितनी है दवाओं की जो इस तरह से आती हैं? कितनी दवाएं हम जांच सकते हैं? अभी मध्य प्रदेश में कुल 3 लैब्स हैं, जिनकी सालाना की क्षमता लगभग 6000 सैंपल्स को जांचने की है। और जो समीक्षा में पाया गया है कि क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्लान कर रहे हैं और शीघ्र ही हम क्षमता बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। और अभी कॉफ सिरप के जो सैंपल आए हैं, लगभग कितने सैंपल आ गए हैं सर? ये नियमित रूप से आते जा रहे हैं और इन सबको हम प्रायोरिटी पे इनकी टेस्ट कर रहे हैं। सरकारी तेजी की बानगी ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग वैन भी है। कोई 2022 से खड़ी है तो किसी का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो भी ड्रग्स रहती हैं, मेडिसिन रहती हैं, वो भी केमिकल रहता है, तो उनकी जो टेस्टिंग के लिए है वो इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सोचा जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे हो सकते हैं, उनके लिए आपको भारी उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम भी कम लगता है, तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कि कुछ उपकरण के इतने हैवी वेट के होते हैं कि मोबाइल वैन में संभव नहीं हो पाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और इतना इमीडिएट रिजल्ट भी और ऑथेंटिक रिजल्ट भी नहीं दे पाते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकारी संवेदनशीलता और सजगता का अंदाज़ा इस मोबाइल वैन से लगाया जा सकता है। ये चलित औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला हैं, यानी टेस्ट ऑन व्हील्स। लेकिन अभी इस वक्त जो मध्य प्रदेश में ईदगाह हिल्स में MP FDA का परिसर है, वहाँ इस तरह खटारा और बेकार पड़े हुए हैं। सरकार के लिए एक और बात परेशानी करने वाली है। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में कोल्ड-ड्रिंक के जहरीले बैच की कुल 660 बोतलें आई थीं। हादसे के बाद 457 बोतलों को जब्त कर लिया गया। 28 बोतल जांच के लिए गई हैं, मरीजों को बांटी गई 156, लेकिन 19 बोतलें कहाँ हैं, अभी तक इसका पता नहीं लग रहा है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।